कोन्निचिवा मिनासान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? सरल जापानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर। मैं सुजॉय चटर्जी आज आपके साथ कुछ बातें जापान से संबंधित शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, हम में से बहुतों का एक सपना होता है कि बाहर किसी अन्य देश में जाकर सेटल हों, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह से कुछ लोगों का जो ड्रीम डेस्टिनेशन है वो जापान भी होता है। हालाँकि थोड़ा-सा अनयूजुअल है, लेकिन फिर भी जापान भी एक बहुत अच्छा देश है, जहाँ पे जाके सेटल हुआ जा सकता है और सिर्फ़ सेटल ही क्यों जो हायर स्टडीज़ के लिए या नौकरी के सिलसिले में जा सकते हैं, घूमने के लिए तो जा ही सकते हैं। तो मुझे यकीन है कि आप में से भी बहुत से लोगों का एक सपना होगा जापान जाने का, जापान जाके नौकरी करने का और लॉन्ग टर्म बेसिस पे वहाँ पे रहने का। लेकिन जब बात जापान, चीन इस तरह के देशों की आती है, तो सबसे जो बड़ा जो बैरियर होता है, यानी कि जो बाधक होता है, वो होता है भाषा का। क्योंकि वहाँ पे अंग्रेज़ी उस तरह से नहीं बोली जाती, जिस तरह से जापानी या चीनी भाषा बोली जाती है। तो वो एक बहुत बड़ा बाधक बन जाता है, किसी विदेशी के लिए इस तरह के देशों में जाके बसना और वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो समाज है, उससे घुल-मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम आज से ये नया प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं, टिकट टू टोक्यो, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे कि किस तरह से आप जापान जाकर सेटल हो सकते हैं और जो आपका जो ड्रीम है कि हायर हायर स्टडीज़ करना वहाँ जाके या जॉब करना या बिज़नेस करना, वहाँ सेटल होना, वहाँ का परमानेंट सिटीज़न होना, तो हम अलग-अलग वीडियोज़ में अलग-अलग इन मुद्दों पर बात करेंगे और आपको गाइड भी करेंगे कि आप किस तरह से अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सवाल यही है कि आप जापान जाना क्यों चाहते हैं? गुड लाइफ़स्टाइल, करियर ग्रोथ के लिए और या फिर वैसे ही एक क्यूरियोसिटी होती है कि जापान देश वो एक नायाब देश है, सबसे अलग है, तो वो एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि मैं जाके देखूँ तो कि क्या है जापान। और उसके बाद है कि आप टेम्परेरी बेसिस पे जाना चाहते हैं या परमानेंट सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं। तो ये भी तय करेगा कि आपको किस तरह आपका जो आपकी जो प्रक्रिया है जापान जाने की, वो कैसी होगी? तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर इस समय आप स्टूडेंट हैं और भविष्य में आप जाना चाहते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, तो वो कौन-कौन से विषय हैं जो जापान में अच्छे हैं हायर स्टडीज़ के लिए, जिनके काफ़ी प्रॉस्पेक्ट्स हैं वहाँ पे। तो और एक बात कि आप बैचलर डिग्री के लिए भी जा सकते हैं, मास्टर्स डिग्री के लिए भी जा सकते हैं और डॉक्टरल डिग्री के लिए भी जा सकते हैं। तो कभी-कभी एक धारणा बन जाती है कि केवल मास्टर और पीएचडी के लिए ही हम जा सकते हैं जापान, बैचलर के लिए नहीं। ऐसी बात नहीं है, बैचलर डिग्री के लिए भी आप जा सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको ये प्रमाणित करना होगा कि आप योग्य हैं, अन्य कैंडिडेट्स जो हैं उनसे आप बेहतर हैं। क्योंकि स्कॉलरशिप्स लिमिटेड हैं और स्कॉलरशिप मिलने के लिए आपको जापानी भाषा जानना बहुत ज़रूरी है। हालाँकि ये कहीं पे मैंडेटरी है, ऐसा लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन अगर आप जापानी भाषा आपको अगर पता होगा, अगर आप जेएलपीटी सर्टिफ़ाइड हैं, तो आपको प्रेफ़रेंस मिलेगा स्कॉलरशिप में। अदरवाइज़ आप अगर अपना पैसा लगाकर जाना चाहते हैं, फिर तो कोई बात नहीं है। मेरिट वाइज़ आपको मिल जाएगा सीट, लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जापानी भाषा अच्छी तरीके से जानना, सिर्फ़ यूट्यूब वीडियोज़ के बेसिस पे नहीं बल्कि
बाकायदा JLPT सर्टिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। M3 लेवल तक सर्टिफाइड होना ज़रूरी है, तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन-कौन से विषय हैं, कौन से फ़ील्ड्स हैं जो जापान में अच्छे हैं और जिनके लिए जाना वर्थ है वहाँ। सबसे पहला तो है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तहत बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं, जिनमें जापान बहुत आगे हैं और एज़ ए होल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में जापान इज़ वन ऑफ द लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स तो हैं ही, आपको पता ही है कि जापानीज़ टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में इस तरह से सबसे ऊपर है। तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इसलिए सबसे पहला फ़ील्ड है जिसे पढ़ने के लिए आप जापान जा सकते हैं। और जब हम कहते हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तो उसमें जो अलग-अलग डिसिप्लिन्स आते हैं, उनमें जो अच्छे हैं, जापान में पढ़ने लायक हैं, वो हैं सबसे पहला वही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, गाड़ियों का निर्माण, इनका डिज़ाइन, रिसर्च, तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कहा जाता है, यानी कि व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसके तहत सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, डेटा साइंस है, रोबोटिक्स है और एनिमेशन। जी हाँ, एनिम अनिमे जैसे जापानीज लोग कहते हैं, एनिमेशन, तो इसके लिए भी जापान काफ़ी आगे है। तो अगर आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो एक बार मैं दोबारा नाम बता देता हूँ: ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, एनिमेशन और हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पर भी बहुत रिसर्च हो रहा है जापान में, तो अगर आप उस लाइन से हैं, तो भी आपके लिए काफ़ी प्रॉस्पेक्ट्स हैं। उसके बाद जो है वो है बिज़नेस एंड मैनेजमेंट, लैंग्वेज एंड कल्चरल स्टडीज़, हेल्थ केयर एंड मेडिसिन, एनवायरमेंटल साइंस, डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर और नेचुरल साइंसेस। ये सभी फील्ड्स हैं जो जापान में पढ़े जा सकते हैं, बैचलर, मास्टर और डॉक्टरल लेवल की पढ़ाई। अब ये जो फील्ड्स हमने आपको बताए, इन्हें पढ़ने के लिए जो अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो अलग-अलग हैं। तो किसी यूनिवर्सिटी में कोई एक सब्जेक्ट अच्छा है या पढ़ाया जाता है, ज़रूरी नहीं कि हर यूनिवर्सिटी में हर विषय पढ़ाया जाता हो, तो उसकी जानकारी हम आगे की वीडियोज़ में देंगे, जब हम ये अलग-अलग फील्ड्स के बारे में आपको विस्तार से बताएँगे। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में एक हम अलग से वीडियो करेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर हम अलग से वीडियो करेंगे, तो उसमें हम आपको बताएँगे कि किस विश्वविद्यालय में कौन-सा चीज़ पढ़ाया जाता है, अच्छा है और स्कॉलरशिप मिलने के किस तरह के चांसेस हैं और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है, वो सब हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएँगे। आज क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसलिए हम इससे बाहर रख रहे हैं इन चीज़ों को। अब जैसा कि शुरू में हमने आपको कहा था कि हम बहुत आसानी से यूएस में अप्लाई कर देते हैं, पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, यूएस के लिए अप्लाई करते हैं, कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं, यूके के लिए अप्लाई करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड के लिए करते हैं, सिंगापुर के लिए भी करते हैं। लेकिन जब बात जापान में अप्लाई करने की आती है, तो एक डर, एक संशय-सा मन में रहता है कि पता नहीं क्या होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस सवाल का जो जवाब है कि हमें जापान में हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करनी चाहिए या नहीं? इसका जवाब आपको अलग-अलग लोगों से अलग-अलग मिलेगा। आधे लोग हाँ कहेंगे, आधे लोग ना कहेंगे। अब इसका कोई सटीक जवाब हाँ या ना, ये आप ही के ऊपर निर्भर करता है। इसका कारण ये है कि आपका खुद का कल्चर कैसा है, आप कितना एडॉप्ट कर पाते हैं। क्योंकि देखिए जापान तो है ही अलग देश, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो सोसाइटी है,
वो अलग है, थोड़ा-सा क्लोज़्ड है। वो फॉरेनर्स को उस तरह से एक्सेप्ट कॉमन लोग नहीं भी कर सकते हैं। तो आप खुद अपने आप को कितना एडजस्ट कर पाते हैं, वो एक बहुत बड़ा मायने रखता है। ऐसा ना हो कि आप वहाँ जाके बिल्कुल आपको अच्छा ही ना लगे, अलग-थलग पड़ जाएँ, अकेला हो जाएँ। भाषा का बैरियर तो हमने कहा ही है, जिसके लिए आप ही को सीखना पड़ेगा। उसमें कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको जापानीज़ सीख कर, सर्टिफ़ाइड होकर जाना पड़ेगा। और खान-पान, जो सबसे बड़ी बात है कि ये वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन की बात नहीं है, वहाँ पे भी वेजिटेरियन खाना मिलता है, वेगन बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल जापान में। लेकिन बात ये है कि क्या आपको उस तरह का जो खान-पान है वो पसंद आएगा, आप एडॉप्ट कर पाएँगे कि नहीं? तो ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये आप खुद सोचिए कि आपको जापानीज़ लाइफ़स्टाइल, जापानीज़ फूड, जापानीज़ पीपल, जापानीज़ कल्चर वो सब आपको पसंद आएगा या नहीं? आप खुद ही रिसर्च कर सकते हैं। आप खुद ही अपने आप सोच सकते हैं, अपने घर परिवार वालों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब अभी अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप छोटे ही होंगे, बच्चे हैं, तो आप डिस्कस करके आप डिसीज़न ले सकते हैं। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत हाई है जापान में, तो अगर आप मन बनाकर जा रहे हैं, तो ये डिसीज़न आपका गलत नहीं होगा। और जापान से जब आप इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या किसी भी विषय में डॉक्टर बन के किसी भी विषय में आप जब स्नातक बन के निकलेंगे, तो आपको जॉब वहाँ लगनी ही लगनी है, क्योंकि आपको इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की भी डिग्री है और आपको जापानी भाषा भी आता है। ध्यान रहें कि जापानी भाषा अगर आप नहीं सीखेंगे या बिना जापानी भाषा सीखे आप मान लीजिए आप बिना स्कॉलरशिप के ही चले गए, फिर आपको वहाँ पे जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जो कंपनीज़ हैं, चाहे तो बड़ी से बड़ी कंपनीज़ भी जो है वहाँ पे भी जापानी भाषा ही चलती है अंदर। तो बहुत लिमिटेड यूज़ है इंग्लिश का। इसलिए अगर आप जापान जाने का मन बना रहे हैं, तो इस बात का भी मन बना लीजिए कि आपको जापानी भाषा सीखना ही सीखना है और जाने से पहले ही अच्छी तरीके से आपको सीख लेना है। कम से कम जैसे कि मैंने कहा जेएलपीटी N3 तक आपको करके जाना पड़ेगा, ताकि आपको वहाँ पे कोई दिक्कत ना आए, आप अलग-थलग ना पड़ जाएँ। उसके बाद हम अब बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की। स्कॉलरशिप मास्टर्स और डॉक्टरल डिग्रीज़ में ज़्यादा होते हैं। बैचलर डिग्री में बहुत लिमिटेड स्कॉलरशिप है। लेकिन अगर आप बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं, आप ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, मान लीजिए साइंस ओलंपियाड में या मैथमेटिक्स ओलंपियाड में स्कूल के टाइम अगर आपको मेडल्स मिले हैं, आपने अपने देश को या अपने स्टेट को, अपने स्कूल को रिप्रेज़ेंट किया है, तो ये जो जो स्कॉलास्टिक जो आपके जो अचीवमेंट्स हैं, उन उनके बेसिस पे भी आपका केस कंसिडर किया जा सकता है। हालाँकि जो जो ऑफ़िशियल जो स्कोर्स हैं, मार्क्स हैं, उसी पे होता है एडमिशन, लेकिन स्कॉलरशिप के लिए कई चीज़ों को देखा जाता है, जैसे कि आपको जापानी भाषा कितनी आती है, आपके अचीवमेंट्स क्या-क्या हैं, स्कूल में आपने क्या-क्या किया है। अगर आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बैचलर डिग्री में आपका क्या परफ़ॉर्मेंस रहा है, आपने क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपकी इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस क्या है, वो सब कुछ देखा जाएगा। और अगर आप बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके स्कूल का जो परफ़ॉर्मेंस है वो और ओलंपियाड्स वग़ैरह में आपने क्या किया है, जापान आप क्यों जाना चाहते हैं, उसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरह से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो कैंडिडेट्स होंगे, उन्हीं को मिलेगा बैचलर डिग्री में। स्कॉलरशिप के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो, ये हम स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं। और अगर आपको स्कॉलरशिप की ज़रूरत नहीं है या फिर आप सोचते हैं कि चलो स्कॉलरशिप ना भी मिले, तो भी मेरे मेरे पेरेंट्स के पास पैसे हैं जो जिन्हें लगाकर जो वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ताकि मैं डिग्री कर लूँ जापान से और एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट बने, तो उसमें भी कोई बुराई कुछ नहीं है। हाँ, पैसा इन्वेस्ट तो हो जाएगा, लेकिन वो रिकवर भी हो जाएगा। अगर आप ढंग से पढ़ के आप पास करेंगे और जापानी भाषा सीखने के साथ-साथ इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन या किसी भी जितने भी लाइन्स हमने आपको बोले, बिज़नेस मैनेजमेंट, उनमें अगर आप करेंगे, तो वो वर्थ होगा
और भविष्य में आपको बहुत अच्छी नौकरी जापान में या किसी भी देश में मिलेगी। तो ये जो संशय लोगों के मन में होता है कि जापान जाएँ कि ना जाएँ हायर स्टडीज़ के लिए, तो इस बारे में आज हमने बात की है और हम अब वीडियो खत्म करने से पहले आपको समराइज़ कर देते हैं कि जापान जाना या ना जाना हायर स्टडीज़ के लिए, ये पूर्णतः एक व्यक्ति पे निर्भर करता है, बाकी किसी चीज़ पे नहीं। कि वो वहाँ के कल्चर, भाषा और जो सोसाइटी है उसके साथ वो एडॉप्ट कर पाएगा कि नहीं, या और खान-पान भी, वो एक बहुत बड़ी ये एक पक्ष है। और जहाँ तक पढ़ाई-लिखाई का पक्ष है, तो वो जापान अनडाउटेडली बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है। और फ़ीस जो है, वो आप यूएस डॉलर या कैनेडियन डॉलर में आप जितना देंगे, उससे तो कम ही है। कम है मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन उससे तो कम ही है। आप यूएस, कनाडा जाने में और वहाँ पे फ़ीस देने में आप जितना पैसा आप खर्च करेंगे, उससे कम ही होगा जापान में। ये एशियन कंट्री है, उससे काफ़ी कम होगा। तो आशा है आपको ये वीडियो इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगले वीडियो में हम आपको आगे और बताएँगे कि जितने भी जो फ़ील्ड्स अभी हमने आपको बताए थे, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, बिज़नेस, लैंग्वेज, कल्चरल स्टडीज़ और जितने भी हैं, उनके अंदर हम जाएँगे, हर एक फ़ील्ड के अंदर जाएँगे और आपको बताएँगे कि किस यूनिवर्सिटी में कौन-सी फ़ील्ड अच्छे से ज़्यादा बेहतर पढ़ाई जाती है और स्कॉलरशिप अप्लाई करने के तरीके क्या-क्या हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे आज्ञा दीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।